हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विंड स्टॉर्म और साइक्लोन चैप्टर का, जो है थंडर स्टॉर्म एंड साइक्लोन। तो चलिए समझते हैं क्या होता है थंडर स्टॉर्म और साइक्लोन, क्या होता है, इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं, क्या क्या इससे ट्रेजिडी होती है। क्योंकि हम लोग पिछले जो क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि ये काफ़ी ज़्यादा डिजास्टरस होते हैं, बहुत सारा बर्बादी लाते हैं। तो देखते हैं आखिर इससे क्या डिजास्टर होता है, किस तरह से इससे बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया। जो थंडरस्टॉर्म होता है ये कहाँ पर होता है? हॉट ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया। जैसे कि इंडिया का जो ओवरऑल क्लाइमेट है वो हॉट और ह्यूमिड है ना। हाँ, मतलब बहुत न ज़्यादा गर्म है ना बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट हमारे इंडिया का है, बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है, मतलब अक्सर यही रहता है क्लाइमेट। द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, राइजिंग टेम्परेचर का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो गर्मी बढ़ेगी, और जिससे क्या होगा कि हवाएं गर्म होकर ऊपर जाएंगी। हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि हवा जब गर्म होती है तो ऊपर जाती है, तो प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड, और बहुत तेज़ी से हवाएं ऊपर की तरफ जाएंगी। दीज विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट अपवर्ड्स, और ये हवाएं जो है अपने साथ पानी की बूंदें भी लेके जाएंगी, क्योंकि पानी की बूंदें वेपर बन के वो हल्की हो जाएंगी और ऊपर जाएंगी, है ना। वेयर दे फ्रीज, और ऊपर जब जाएंगी तो ये बूंदें जो होंगी फ्रीज हो जाएंगी, यानी ठंडी हो जाएंगी बहुत, और फिर बादल बनकर क्लाउड बन के फॉल डाउन, बारिश के रूप में नीचे गिरेंगी। फिर द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट अलॉन्ग विद द राइजिंग एयर क्रिएट लाइटनिंग। जब ये बारिश की बूंदें नीचे गिरने वाली रहेंगी तब से नीचे से और हवाएं गर्म होकर ऊपर आएंगी, और ये लगातार प्रोसेस चलता रहेगा, जिससे गर्म हवाएं जो हैं ये स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत तेज़ी से। तो ये मतलब गर्म हवाएं, जैसे टेम्परेचर ज़मीन का हमारे, जो कि हमारे इंडिया का क्लाइमेट ऑलमोस्ट हॉट ह्यूमिड होता है, तो गर्मी जब पड़ेगी तो धरती का टेम्परेचर बढ़ेगा, हमारे अर्थ का, लैंड का, और जिससे हवाएं गर्म होकर ऊपर जाएंगी और पानी भी भाप बन के ऊपर चला जाएगा, है ना। फिर ऊपर जाकर ठंडा होगा, बादल बनेगा, तब से तेज़ी से क्या होगा कि पानी के ड्रॉपलेट नीचे गिरते रहेंगे, गिरने वाले रहेंगे ज़मीन के पास, उसके ऊपर ही हवा में ही नीचे से और गर्म हवाएं ऊपर जाएंगी, ठंड मतलब गर्म हवा हल्की होकर ऊपर जाएंगी, और इससे क्या होता है, लाइटनिंग क्रिएट होता है। लाइटनिंग मतलब बिजली कड़कती है, आवाज़ आती है, चमकता हुआ दिखता है ना। इट इज़ दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म। इसी को हम लोग थंडरस्टॉर्म बोलते हैं, यानी ऐसा स्टॉर्म जिसमें बिजली कड़कती है, बारिश होती है, आवाज़ आती है, साउंड आता है बहुत तेज़, तो उसको थंडरस्टॉर्म बोलते हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लगातार हवाएं ऊपर जा रही गर्म होकर, फिर बारिश बन के नीचे आ रही हैं, और फिर गर्म हवाएं बीच में बारिश से टकरा रही हैं, बारिश की बूंदों से, जिससे बिजली कड़क रही है और आवाज़ आ रही है ना। यू विल रीड अबाउट लाइटनिंग इन हायर क्लास। लाइटनिंग के बारे में आप अच्छे से हायर क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम लोग थंडरस्टॉर्म समझते हैं। तो थंडरस्टॉर्म्स, इफ़ अ स्टॉर्म इज अकम्पनीड बाई लाइटनिंग वी मस्ट टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस। अगर कोई स्टॉर्म आया है, कोई आंधी तूफान आया है, बहुत भयंकर, काफ़ी स्पीड से हवाएं चल रही हैं, और साथ में लाइटनिंग भी, यानी बिजली भी कड़क रही है, चमक रही है, तो हमको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, हमको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। तो सबसे पहला है डू नॉट टेक शेल्टर अंडर आइसोलेटेड ट्री। आइसोलेटेड का मतलब होता है अकेला, मतलब कभी भी जब आंधी तूफान आए, बिजली कड़क रहा हो, बारिश हो रही हो, तो उस समय क्या करना है कि आपको आइसोलेटेड ट्री, किसी अकेले ट्री, जो एकमात्र ट्री खड़ा है, उसके नीचे शेल्टर नहीं लेना चाहिए, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर फॉरेस्ट में आप हैं तो किसी छोटे ट्री के नीचे शेल्टर ले सकते हैं, बड़े ट्री के नीचे नहीं, हो सकता है उससे आपकी जान जा सकती है। तो डू नॉट लाई ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पे एकदम लेटे नहीं। जैसा कि बोला जाता है कि भूकंप आने पे किया जाता है, लेकिन भूकंप आने पे वो करना है, लेकिन इस केस में थंडरस्टॉर्म या लाइटनिंग होते समय कभी भी ज़मीन पर लाई डाउन ना, लेटे नहीं। दूसरा क्या कर सकते हैं, डू नॉट टेक शेल्टर अंडर ए अम्ब्रेला विथ मेटालिक एंड। और जब बिजली कड़क रही हो और आंधी तूफान हो, तो उस समय क्या करना है, आपको अम्ब्रेला या छाता नहीं लेना जिसमें मेटालिक रॉड हो, ठीक है, जिसमें हैंडल वगैरह मेटल का बना हो, उसको बिल्कुल नहीं यूज करना है, क्योंकि उससे बिजली का शॉक लग सकता है, हाई वोल्टेज का, है ना। तो इस तरह के अम्ब्रेला वगैरह यूज नहीं करने हैं जब थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के साथ हो रहा हो। डू नॉट सिट नियर विंडो, और घर में अगर हैं तो आप विंडो के पास ना बैठे, बिल्कुल ओपन गैरेज, विंडो क्योंकि मेटल का बना रहेगा, है ना, उसका बॉडी, तो उसके पास नहीं बैठना है। साथ में गैरेज, जो गैरेज होता है जहाँ पे सारे मशीनरी होती है, गाड़ी वगैरह के पार्ट्स होते हैं, है ना,
तो वहाँ पे भी ना बैठें। ओपन गैरेज में स्टोरेज शेड मतलब घर का जो स्टोरेज हाउस होता है जिसमें सारे कबाड़ लोहे और मेटल के या सारे नॉन मेटल की चीज़ें भरी रहती हैं टूटी फूटी, तो स्टोरेज शेड में भी ना बैठें। मेटल शेड का मतलब है कि कोई जैसे टीन का कुछ लगा हुआ है शेड, मतलब छांव लगा हुआ है, तो उसके नीचे भी ना बैठें। और नॉट सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, ये सारे प्लेसेस जो हैं जो मेटल के बने हुए हैं गैरेज या इस तरह के, उनके छांव के नीचे, उनके नीचे शेल्टर बिल्कुल ना लें। जैसे टीना वगैरह लगा रहता है किसी घर, तो वो बिल्कुल ही हार्मफुल है क्योंकि मेटल का बना है, उससे इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है अगर बिजली गिरेगी तो। अ कार और बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर, जब कार या बस में आप शेल्टर ले सकते हैं वो सेफ़ है आपके लिए। क्यों? क्योंकि कार का जो बॉडी इस तरह का बना रहता है कि उसमें अंदर इंटरनल इलेक्ट्रिसिटी का शॉक नहीं लगेगा, लाइटनिंग का शॉक नहीं लगेगा, है ना। अगर मान लीजिए कार पर या बस पे बिजली गिरेगी भी तो उसके सरफेस पे गिर के फिर वो ज़मीन में चली जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी, है ना। वो इलेक्ट्रिसिटी गिरेगी तो पूरे उसके बाहरी पार्ट से फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी और फाइनली अर्थिंग प्रोसेस के थ्रू वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, मतलब उसका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर टीन वगैरह के रूम में अगर बैठेंगे तो बिजली गिरेगी तो सीधे आपके ऊपर गिर सकती है और आपकी मौत हो सकती है, यानी बहुत जानलेवा हो सकता है। इफ़ यू आर इन वाटर, अगर पानी में आप मान लीजिए तैर रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं, अचानक आंधी तूफान बिजली कड़कने लगी तो उसमें से तुरंत बाहर निकलें और बिल्डिंग में चले जाएं, है ना। तो ये सब सावधानियां आप बरत कर अपने आप को लाइटनिंग से बचा सकते हैं जब थंडरस्टॉर्म के समय आता है। हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स साइक्लोन, और अब पढ़ते हैं हम लोग कि किस तरह से थंडरस्टॉर्म साइक्लोन में कन्वर्ट हो जाता है। एक जो बिजली कड़कने वाला तूफान है वो चक्रवात, साइक्लोन में चक्रवात, कैसे चक्रवात में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है, इसको समझेंगे हम लोग। यू नो दैट वाटर रिक्वायर्स हीट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पानी को हीट चाहिए, तभी वो भाप में चेंज होता है। हाँ, लिक्विड टू वेपर स्टेट में चेंज होता है। सभी जानते हैं कि पानी को भाप में चेंज करना है तो उसको हीट देना पड़ेगा। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसर इनटू लिक्विड, और जब ये पानी ठंडा होता है, वापस कंडेंसेशन होता है, पानी बूंदों में चेंज हो जाता है, तो क्या ये वापस हीट निकालता है जो हीट एब्जॉर्ब किया है? तो जाहिर सी बात है वो हीट एब्जॉर्ब किया है, पानी तो भाप में बदला है और वापस भाप जो है कंडेंस होकर पानी में बदल रहा है, तो उसमें जो हीट था वो तो निकलेगा ही। अब उसको हम लोग समझते हैं। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू सपोर्ट दिस, तो कोई ऐसा इंसिडेंट आपको याद है? तो चलिए इसको देखते हैं, समझते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं। बिफोर क्लाउड फॉर्मेशन वाटर टेक्स ऑफ हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बादल बनने के पहले क्या होता है कि जो पानी हमारे धरती पर है सरफेस पे, जैसे नदी के रूप में, समुद्र या अन्य फॉर्म में, लेक और झील, जिस तरह के भी फॉर्म में है पानी, उस पर हीट पड़ता है एटमॉस्फेयर का, सन का, और वो वेपर में चेंज होता है, भाप में चेंज हो जाता है और फिर वेपर हल्का होकर ऊपर उठता है। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फॉर्म रेन ड्रॉप, और वाटर वेपर जब ऊपर जाता है तो ठंडा हो जाता है, फिर कंडेंसेशन होता है, क्लाउड बनता है, फाइनली वो वाटर साइकिल के थ्रू रेन ड्रॉप के फॉर्म में नीचे गिरता है, बारिश के बूंदों के रूप में नीचे गिरता है। दिस हीट इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर, तो यानी गर्मी लिया सन का, भाप बना, भाप बन के ऊपर गया, फिर ठंडा हुआ, ऊपर जब ठंडा हुआ तो अपनी एनर्जी क्या करेगा, ऊपर निकाल देगा और फिर वो बारिश के रूप में नीचे गिरता है पानी, है ना। तो ये एटमॉस्फेयर में ऊपर हीट निकाल दिया। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर अराउंड, अब जो गर्मी निकाला है वाटर वेपर ऊपर, वो आसपास के वहाँ जो एयर रहेगा उसको गर्म कर देगा, है ना। तो एयर टेंड टू राइज, अब वहाँ जो एयर रहेगा, जब ऊपर मतलब भाप जा रहा है वहाँ पे अपना हीट निकाल रहा है अपने अंदर का, तो ऊपर जो हवाएं हैं वो गर्म होकर और ऊपर चली जाएंगी, है ना, क्योंकि गर्म हवा हल्की होती है, तो वहाँ की जो सारी एयर रहेंगी वो गर्म हो जाएंगी और ऊपर जाएंगी। टेंड्स टू राइज मतलब ऊपर जाएंगी, एंड कॉजेज ड्रॉप इन प्रेशर, और जैसे जैसे हवाएं ऊपर जाएंगी प्रेशर क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, यानी कम होने लगेगा। ड्रॉप इन प्रेशर यानी प्रेशर कम होने लगेगा। मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और उसकी वजह से प्रेशर जब कम होगा तो और एयर उसके पास आएगा, है ना, क्योंकि हमेशा एयर कहाँ से कहाँ मूव करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। अब जैसे जैसे ये हवा ऊपर जाएगी गर्म होकर, तो वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा तो और हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर इस एरिया में पहुँचेंगी, है ना। तो उसी को बोलते हैं मोर एयर रशेज टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म।
और जो स्टॉर्म आंधी तूफान आया है उसके सेंटर में और एयर घुसती जाएगी, इंटर करती जाएगी, क्योंकि वहाँ प्रेशर कम होते जा रहा है और हवा वहीं पे जाती है जहाँ पर प्रेशर लो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। दिस साइकिल इज़ रिपीटेड, ये साइकिल, ये प्रोसेस रिपीट होगा, बार बार होगा और इसी तरह से जो स्टॉर्म है बढ़ता जाएगा। द चेन ऑफ इवेंट एंड्स विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम विथ वेरी हाई स्पीड विंड। और इस तरह से लंबा बहुत प्रोसेस चलता रहेगा, कई समय, काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और चेन वाइज मतलब एक साइक्लिक वे में चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा और लो प्रेशर और लो होता जाएगा। और वहाँ जहाँ प्रेशर लो होता है वहाँ हम लोग जानते हैं कि विंड का स्पीड या हवा की स्पीड क्या होती है, बहुत तेज़ होती है, तो बहुत तेज़ स्पीड से हवाएं वहाँ मूव करेंगी। इट इज़ दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, साइक्लोन या चक्रवात बोलते हैं, ठीक ना। तो क्या समझे हम लोग कि मान लीजिए हीट एब्जॉर्ब किया वाटर, ठीक है, और वो भाप बन के ऊपर उठा, है ना, हीट एब्जॉर्ब किया, जैसे कि मान लेते हैं ये पानी है, अब ये सन है, मान लेते हैं सन का हीट पड़ा, ये पानी भाप बन के ऊपर उठा, काफ़ी ऊपर आया, हल्का हो गया। अब ये भाप जो है ऊपर गया तो ठंडा होने लगा तो इसमें का हीट जो है निकलेगा, इसमें का हीट जो वाटर वेपर का हीट है वो निकलेगा और यहाँ की जो वाटर वेपर है कंडेंस होके बादल बनाने लगेंगे, है ना। अब यहाँ पे जो आसपास एयर है वो गर्म हो जाएगी और ऊपर उठेगी, और ऊपर उठेगी तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। प्रेशर कम होगा तो और हाई प्रेशर वाले जो हवाएं हैं, ठंडी हवाएं, वो और आएंगी, वो भी गर्म होगी और ऊपर जाएंगी, फिर गर्म होगी, है ना। तो इसी तरह से प्रोसेस चलता जाएगा और स्टॉर्म क्रिएट हो जाएगा और प्रेशर जितने ज़्यादा एयर इंटर करती जाएंगे उतना ही प्रेशर लो होता जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है, इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, साइक्लोन फॉर्मेशन बोलते हैं। तो यही बताया जा रहा है यहाँ पर। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन्स। जो कुछ फैक्टर्स है जैसे कि विंड स्पीड, हवा की रफ्तार, हवा का डायरेक्शन और हवा का टेम्परेचर, हवा गर्म है, कितना गर्म है, कितना उसमें टेम्परेचर में डिफरेंस है, और ह्यूमिडिटी, हवा में कितना मॉइस्चर है, ये सारी चीज़ें पर डिपेंड करता है साइक्लोन, है ना। ये सारी चीज़ें फैक्टर है ना, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है कि साइक्लोन कहाँ पर कितना आता है या कितना आएगा, कि हवा की रफ्तार क्या है, हवा किस डायरेक्शन में फ़्लो कर रही है, और हवा गर्म कितनी है ना। जितनी ज़्यादा गर्म हवा होगी उतनी ऊपर जाएगी, उतना ही साइक्लोन का इफ़ेक्ट ज़्यादा बढ़ेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें फैक्टर्स हैं साइक्लोन के, साइक्लोन बनने के लिए सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक। अब यहाँ पे थोड़ा सा साइक्लोन के बारे में पढ़ लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। सेंटर ऑफ साइक्लोन इज काम एरिया। काम का मतलब एकदम शांत, जहाँ कोई भी हरकत ना हो, एकदम शांत एरिया। तो साइक्लोन का जो सेंटर होता है जहाँ से साइक्लोन जनरेट होता है वो एकदम शांत एरिया होता है। उसको क्या नाम दिया गया, आई, क्योंकि ऊपर से जो उसका व्यू लिया गया है, पिक्चर, जो सेटेलाइट इमेजेस वगैरह लिए गए हैं जब अर्थ पे बहुत बड़े साइक्लोन आए हैं, तो कुछ मतलब एक बड़ा सा कुछ इस तरह का कुछ ऐसा बना हुआ दिखता है, मतलब क्लाउड्स और ये सब ऐसे घूम रहे हैं और सेंटर में होल जैसा दिखता है। तो आई जैसा, जैसे आँख, हमारे आँख का आँख रहता है उस तरह का दिखता है, और आसपास के बादल और एयर बहुत तेज़ी से घूम रहे हैं, तो इसलिए इसको आई नाम दे दिया गया है, ठीक है। तो इसके सेंटर को, साइक्लोन के सेंटर को क्या बोला गया है, आई बोला गया है। अ लार्ज साइक्लोन इज वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमॉस्फेयर। बहुत बड़ा साइक्लोन का मतलब है कि उसमें बहुत ज़्यादा एयर, बहुत ज़्यादा अमाउंट में एयर रहेगा एटमॉस्फेयर में, जो बहुत तेज़ी से घूम रहा होगा। और ये सब बहुत ज़्यादा लार्ज साइक्लोन कितना ऊंचा हो सकता है, 10 से 15 किलोमीटर ऊंचा। 10 से 15 किलोमीटर ऊंचा नहीं, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, आप समझ सकते हैं। 15 किलोमीटर कह सकते हैं कि हमारे स्कूल से जो इटावा स्टेशन है वो लगभग 5 किलोमीटर है। तो ऐसे 3 बार स्कूल से स्टेशन जाएंगे, फिर स्टेशन से स्कूल, फिर स्कूल से स्टेशन, तो यानी 3 बार जाएंगे तो 15 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट हो जाएगा। तो उतना ऊंचा सोचिए, आसमान में ज़मीन से 15 किलोमीटर ऊंचा ये साइक्लोन ऊंचा उड़ जाता है जब बहुत बड़ा बनता है, बहुत ज़्यादा उसमें हवाएं रोटेट करती हैं। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर।
और जो आई होता है, जो सेंटर होता है जहाँ से साइक्लोन जनरेट होता है, जो बहुत ही शांत एरिया होता है, उसका डायमीटर लगभग 10 से 30 किलोमीटर होता है। 10 किलोमीटर समझ सकते हैं कि स्कूल से इटावा स्टेशन और इटावा स्टेशन से स्कूल, और 30 किलोमीटर यानी काफ़ी दूर, है ना। तो काफ़ी बड़ा डायमीटर होता है इसके आई का, जो सेंटर होता है। इट इज़ अ रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स एंड हैज़ लाइट विंड्स। ये जहाँ भी साइक्लोन या स्टॉर्म आ रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्लाउड्स नहीं होते हैं ऊपर आसमान में, और यहाँ पे हवाएं क्या होती, लाइट होती है। क्योंकि हम लोग पढ़े थे भी कि यहाँ पे हवाएं जो आती गर्म हो जाती हैं और ऊपर जाती हैं, तो यहाँ पे हवाएं हल्की होती हैं और क्लाउड यहाँ पे बिल्कुल नहीं होता है साइक्लोन वाले जगह पे, है ना। अराउंड दिस काम एंड क्लियर, ये आई के पास का बताया जा रहा है, जो सेंटर होता है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज ए क्लाउड रीजन अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। ये जो एकदम शांत क्लियर आई वाला क्षेत्र होता है, आई वाला सेंटर होता है, यहाँ पे क्लाउड वाला रीजन होता है लगभग 150 किलोमीटर के साइज़ का। 150 किलोमीटर यानी बहुत ज़्यादा, लगभग यहाँ से जो कानपुर का डिस्टेंस है उसके अप्रॉक्सीमेट उतना बड़ा वो क्लाउड का रीजन होता है। इन दिस रीजन देयर आर हाई स्पीड विंड्स, और 150 किलोमीटर का जो एरिया है क्लाउड रीजन का, जो आई के पास होता है, वो क्या होता है, वहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ी से चलती हैं, लगभग 150 किलोमीटर पर आवर से 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं हवाएं। एंड थिक क्लाउड विथ हैवी रेन, वहाँ पे क्लाउड बहुत ही ज़्यादा थिक होते हैं, मतलब घने बादल होते हैं और बहुत हैवी रेनफॉल होता है। अवे फ्रॉम दिस रीजन द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, और आई को छोड़ करके बाकी जगह पे जो आसपास का जो उसका क्षेत्र है, आई के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर विंड की स्पीड डिक्रीज होती है ना। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज़ ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो साइक्लोन के बनने की प्रक्रिया है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इतना आसान नहीं है समझना उसको। एक मॉडल दिया गया फिगर 8.11 में, हम उसको देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो ये आप देख रहे हैं पिक्चर साइक्लोन का बनाया गया है, फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन, ठीक है। तो इसमें क्या दिया गया है, देखिए यहाँ दिया है गेल्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। गेल्स का मतलब होता है बहुत तेज़ से चलने वाली हवाएं, उसको GALES गेल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है, यहाँ पे हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे बढ़ रही हैं स्पीड में, और यहाँ पे क्या हो रहा है ग्रेजुअली डिक्रीज, इस तरफ से हवाएं डिक्रीज हो रही हैं, उनका स्पीड जो हो रहा है स्लो हो रहा है, ठीक है। और ये देखिए आई है, सेंटर है, जहाँ पे सबसे काम एरिया होता है, मतलब एकदम शांत एरिया, और वहाँ पे प्रेशर काफ़ी लो होता जाता है, ठीक है। देखिए ये आउटफ्लो लिखा है, यानी हवाएं ऊपर की तरफ फ्लो करके निकल रही हैं, क्योंकि हवा गर्म होती जा रही है और धीरे धीरे ऐसे ऊपर बढ़ते हुए, घूमते हुए, ऐसे रोटेट करते हुए ऊपर निकल रहे हैं। तो ये आउटफ्लो हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रही है, राइजिंग एयर, हवा ऊपर जा रही है, ठीक है। और सिंकिंग एयर, और कुछ एयर जो है सिंक कर रही है, कुछ हवाएं जो है थोड़े से नीचे आ रही हैं, सारी की सारी हवा ऊपर नीचे चली जा रही है, कुछ एयर जो है थोड़ी हैवी हो जा रही है और नीचे आ रही है, बाकी आउटफ्लो हो रही है, ऊपर हो जा रही है। देखिए ज़मीन के सरफेस से 15 किलोमीटर ऊंचा ऐसा दिखाया गया है। और ये क्या लिखा है, डायरेक्शन इन विच साइक्लोन मूविंग, ये डायरेक्शन दिखा रहा है जिसमें साइक्लोन मूव कर रहा है ना, इस तरह ऐसे 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 ऐसे, जैसे ये दिखा रहा है, ऐसे 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 रोटेट हो रहा है, स्प्रिंग जैसा दिखा रहा है, तो इस डायरेक्शन में साइक्लोन मूव कर रहा है, ठीक है। और ये इसके आई का डायमीटर है लगभग 10 से 30 किलोमीटर दिखा रहा है, ठीक है। और लगभग 200 किलोमीटर ये दिखा रहा है कि स्पीड 200 किलोमीटर तक इसका जो क्लाउड रीजन रहता है वहाँ तक ये इसका प्रभाव रहता है, बहुत दूर तक। तो इस तरह का कुछ सिंपल सा साइक्लोन का स्ट्रक्चर है जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब कॉर्टसी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट न्यू दिल्ली। तो ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इंडिया का, मौसम विभाग दिल्ली में, जिसका मतलब हेडक्वार्टर दिल्ली में, उसके सौजन्य से ये कुछ सैटेलाइट पिक्चर्स दिए गए हैं साइक्लोन के। देखिए घूम रहा है, इसमें हवाएं भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है, यानी घड़ी की उल्टी दिशा में, है ना। और यहाँ पे सेंटर जैसा एक दिख रहा है जो आई है, द इमेज ऑफ द आई ऑफ ए साइक्लोन, ये सैटेलाइट इमेज है। तो एक सेंटर दिखता है होल जैसा, तो उसी को आई नाम दिया गया। और राइजिंग वाटर कॉज्ड बाय ए साइक्लोन, और यहाँ पे कुछ पिक्चर्स लिए गए हैं, एक्चुअल पिक्चर्स, जिसमें पानी बहुत तेज़ और ऊंचे
ऊंचा उड़ रहा है ना, आसपास के समुद्र या जो भी है उसका पानी बहुत ऊंचा उठ के आ रहा है और काफ़ी तबाही मचा रहा है साइक्लोन की वजह से। ठीक है, तो ये सब देखा गया। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन, साइक्लोन से क्या क्या बर्बादी होती है, क्या क्या डिस्ट्रक्शन होता है। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, स्ट्रॉन्ग विंड पुश वाटर टूवर्ड्स द शोर। शोर का मतलब होता है समुद्र का किनारा जो होता है ना। तो साइक्लोन जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं और बहुत तेज़ इसमें विंड होती है, हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं, वो पानी को क्या है सी शोर तक मतलब धकेल देती है, पानी को काफ़ी आगे तक धकेल देती हैं। इफ़ द स्टॉर्म इज़ 100 किलोमीटर अवे, अगर स्टॉर्म 100 किलोमीटर दूर है, दीज आर द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ अप्रोचिंग साइक्लोन। तो अगर मान लीजिए कि 100 किलोमीटर, समझ रहे हैं 100 किलोमीटर यानी कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर का मतलब कई सैकड़ों किलोमीटर, 200-300 किलोमीटर अगर स्टॉर्म दूर है, तो ये समुद्र के जो या जो सी शोर एरिया है, समुद्र के जो पानी है वो काफ़ी किनारे तक आ जाएगा थोड़ा ऊंचा उठ के। तो ये इंडिकेशन रहता है कि लगता है कि स्टॉर्म आने वाला है या साइक्लोन आने वाला है ना। तो पानी की जो हाइट होती है बढ़ जाती है और काफ़ी अंदर तक पानी आने लगता है, बीच एरिया में या उसके अंदर आने लगता है। तो ये सब इंडिकेशन होता है कि साइक्लोन अप्रोच आ रहा है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल दैट अ पर्सन कांट ओवरकम देम। और जो ये वाटर वेव्स होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, पानी की लहरें, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं क्योंकि हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है स्टॉर्म में, कि एक पर्सन इसको झेल नहीं सकता है, इसको ओवरकम नहीं कर सकता है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट वाटर सरफेस इन द सेंटर। जो आई वाला सेंटर होता है स्टॉर्म का, वो लो प्रेशर एरिया होता है, तो वहाँ पर वाटर को ये ऊपर उठाता है ना सेंटर में। द राइजिंग वाटर में बी एज हाई है 3 to 12 मीटर। और ये जो चक्रवात है साइक्लोन का जो आई है, ये लो प्रेशर एरिया होने की वजह से वहाँ पे विंड स्पीड बहुत तेज़ होगी, हद से ज़्यादा तेज़ होगी, जिसकी वजह से ये पानी को 3 से 12 मीटर ऊंचा उठा सकता है, समुद्र के पानी को या जो ओशियन का वाटर है 3 से 12 मीटर का लगभग होता है कि 36 फीट यानी बहुत ज़्यादा होता है ना। लगभग 3 फ्लोर जो होता है, 3 माले की बिल्डिंग हो गई, तो उतना ऊंचा ये पानी के लेवल को उठा देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर्स होगा। इट अपीयर्स लाइक अ वाटर वॉल मूविंग टूवर्ड्स द शोर। और ऐसा लगेगा कि जैसे पानी का दीवार आगे बढ़ते आ रहा है समुद्र के किनारे, सी शोर के किनारे। सी शोर मतलब समुद्र का किनारा है ना। तो मतलब एक बहुत ऊंचा 36 फीट या लगभग 30 फीट, समझ रहे हैं आप, काफ़ी ऊंचा होता है। तो उतनी ऊंची पानी की लहरें उठ कर आएंगी, तो लगेगा कि पानी का दीवार है जो आगे बढ़ रहा है और सारी चीज़ों को निगल जाएगा। इतना भयानक दृश्य हो जाता है जब साइक्लोन वाटर वेव्स लेकर के आता है आगे। एज ए रिजल्ट द सी वाटर इंटर द लो लाइंग कोस्टल एरियाज। और इसकी वजह से क्या होता है, लो लाइंग कोस्टल एरिया से, लो लाइंग मतलब जो थोड़ा सा नीचे स्तर पे, मतलब ऊंचाई पर नहीं है, वहाँ पर समुद्र का पानी घुस जाता है और उससे क्या होता है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करता है। बहुत सारे लोग मर जाते हैं, समुद्र में बह के चले जाते हैं, मर जाते हैं, या उनके घर तबाह हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं, बहुत सारे प्रॉपर्टी का लॉस होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉयल। और सॉयल का फर्टिलिटी भी वो ख़राब कर देता है, क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत ज़्यादा नमक होता है, तो नमक आ जाएगा मिट्टी में, तो फर्टिलिटी को भी बर्बाद कर देगा, उपजाऊपन जो है मिट्टी का वो ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारा डिजास्टर लेकर आता है साइक्लोन, और वाटर के साथ आ रहा है तो और ज़्यादा। और जनरली ये वाटर के ऊपर ही साइक्लोन क्रिएट होता है, क्योंकि वाटर सबसे ज़्यादा क्या है सी और ओशियन के पास, तो वहीं पर ये वाटर वेपर ऊपर बढ़ता है और साइक्लोन का एक कंडीशन क्रिएट होता है। कॉन्टीन्यूस हैवी रेनफॉल में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन। मान लीजिए साइक्लोन आया और साइक्लोन मान लीजिए थोड़ा धीमा हो गया, लेकिन कंटिन्यूस जो रेनफॉल हो रहा है, लगातार बारिश हो रहा है, उससे क्या है सिचुएशन और वर्स हो जाएगा, बहुत ही बद से बदतर हो जाएगा और फ्लड का सिचुएशन आएगा, बाढ़ का सिचुएशन आएगा। मतलब जो एरिया अभी ख़राब डूबे थे वो तो है ही, उसके आगे के एरिया को भी नुकसान होगा, क्योंकि वहाँ पे फ्लड का सिचुएशन आएगा, बाढ़ का सिचुएशन। फिर हाई स्पीड विंड अकॉम्पनिंग अ साइक्लोन कैन डैमेज हाउसेस, टेलीफोन्स and other communication system, trees etc, causing tremendous loss of life and property। तो ये हाई स्पीड जो विंड, बहुत तेज़ी से जो हवाएं चल रही हैं, इससे ये जो साइक्लोन की हवाएं बहुत तेज़ी चल रही हैं, इससे क्या होगा लॉस,
जो घरों को डैमेज कर देगा, तोड़ फोड़ देगा, बाहर ले जाएगा, या टेलीफोन लाइन और जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है, इंटरनेट, टेलीफोन लाइन, सारे ध्वस्त हो जाएंगे। पेड़ पौधे सब कुछ उखड़ जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। और इससे ट्रिमेंडस लॉस होता है। ट्रिमेंडस का मतलब बहुत ज़्यादा, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। अरबों खरबों में, मतलब करोड़ों में इकोनॉमिकल लॉस होगा, लोगों का ज़िंदगी चले जाएगा। तो इस तरह के बहुत सारे लाइफ भी चली जाएगी और प्रॉपर्टी का तो लॉस होगा ही, और जो खेती बाड़ी कर रहे हैं उनका वो बहुत ज़्यादा लॉस होगा। इस तरह से ये हमारा साइक्लोन का डिस्ट्रक्शन हम लोगों ने समझा कि किस हद तक ये साइक्लोन हमारे लाइफ को अफेक्ट कर सकता है, कितनी बुरी तरह अफेक्ट कर सकता है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। अ साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। जो साइक्लोन है उसका अलग अलग नाम रखा गया है अलग अलग देशों में, है ना। अलग अलग देशों में, या पृथ्वी हमारा जो अर्थ है, हमारा जो वर्ल्ड है, दुनिया है, उसमें अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स है। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के हिसाब से साइक्लोन का नाम भी अलग अलग रखा गया वहाँ के लोकल नेम पर। इट इज़ कॉल्ड हरिकेन। जैसे हरिकेन रखा गया अमेरिकन कॉन्टिनेंट में, जो साउथ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है कॉन्टिनेंट, वहाँ पे साइक्लोन को हरिकेन बोला जाता है। और फिलीपींस एंड जापान, फिलीपींस और जापान में साइक्लोन को टाइफून बोलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग कंट्रीज़ में या वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पर साइक्लोन का अलग अलग नाम रखा गया है। तो इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, और बाकी भी हम लोग टॉर्नेडो और ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, किस तरह से हम लोग टॉर्नेडो से अपने आप को बचा सकते हैं, क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं। ये सारा हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।